सुरभि अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो मनन को कई बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन मनन उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। सुरभि खुद से ही बातें करने लग जाती है। प्यार का धागा इतना कमजोर क्यों होता है? क्या प्यार में किए गए वादे सिर्फ कहने के लिए होते हैं? क्या सब कुछ सिर्फ एक दिखावा होता है? क्योंकि जब असलियत में उन वादों को निभाने की बारी आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। सुरभि का फोन रिंग होता है। वो अपना मोबाइल अपने कान में लगाते हुए कहती है, मनन। विष्णु सिगरेट की कस भरते हुए कहता है, छः छः, बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि तुम्हारी शादी टूट गई। सुरभि अपनी बहुओं से कोड़ते हुए कहती है, तुम? विष्णु डेविल स्माइल करते हुए कहता है, कभी आप कभी तुम। एक बार सही से डिसाइड कर लो कि कहना क्या चाहती हो। वैसे कैसा लग रहा है एक के बाद एक एडवेंचर भरे तोहफे पाकर? सुरभि दांत पीसते हुए कुछ कहने के लिए होती है, उससे पहले विष्णु बोल पड़ता है, आवाज़ ऊंची मत करना। मुझे ऊंची आवाज़ें सुनना पसंद नहीं है, खासकर लड़कियों की। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है, वहाँ आकर मुझसे मिलो। सुरभि चिढ़ते हुए कहती है, मैं क्यों मिलूँ तुमसे? देखो, मुझसे गलती हो गई जब मैंने सच का साथ देने का फैसला किया। अब मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैंने खुद को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर लिया है। और आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। इतना कहकर सुरभि कॉल रखने लगी, तभी विष्णु की आवाज़ उसे रोक लेती है। तुम्हारा भाई अर्णव जेल जाने वाला है। सुरभि शॉक्ड रह जाती है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? अर्णव तो अपने कॉलेज के लिए गया हुआ है, वो भला जेल क्यों जाएगा? विष्णु बड़े सहज भाव से कहता है, उसका फ़ोन ट्राई कर लो। चाहो तो एक दो दिन उसका इंतज़ार भी कर लो, या फिर उसे हर जगह तलाश कर लो। जब उसका कुछ पता ना चल पाए तो मेरे दिए हुए एड्रेस पर आ जाना, क्योंकि मुझसे मिलकर ही तुम अपने भाई के बारे में जान पाओगी। हेलो हेलो। कॉल कट हो चुका था। सुरभि अपना सिर पकड़ लेती है। वो अर्णव को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। सुरभि बहुत बेचैन हो जाती है और खुद को रोक नहीं पाती। वो तेज कदमों से बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर एक बड़ा सा हॉल, जहाँ शादी का मंडप सजा हुआ है, लेकिन उस हॉल के अंदर विष्णु के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। क्रीम कलर का थ्री पीस सूट पहने हुए विष्णु रोलिंग चेयर पर शांत से बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक सिगरेट थी, जिसके वो लंबे लंबे कस भर रहा था। तभी तेज कदमों से सुरभि उस हॉल में एंटर करती है। वो थी तो बहुत गुस्से में, लेकिन हॉल का नज़ारा देखकर उसका गुस्सा हैरानी में बदल गया। वो आश्चर्य से चारों तरफ देखने लग गई। विष्णु व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है, क्या हुआ? ये सजावट पसंद नहीं आई क्या तुम्हें? सुरभि विष्णु की तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है, मेरा भाई कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? विष्णु कड़क आवाज में कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है तुम्हारे भाई ने किया। उसकी कॉलेज बैग में पुलिस को ड्रग्स मिला है। नशे करता है तुम्हारा भाई। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरा भाई ऐसा नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सुरभि का गला रुंध जाता है और वो रोने लग जाती है। विष्णु सुरभि के करीब आकर उसके चेहरे को घूरते हुए कहता है, हाँ सही कहा तुमने। तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया। एक्चुअली मैंने ही उसके दोस्त को पैसे देकर कहा कि ड्रग्स का पैकेट तुम्हारे भाई के बैग में डाल दे, और फिर मैंने ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी कि तुम्हारे भाई के बैग में ड्रग्स है। सुरभि गुस्से में विष्णु की तरफ देखकर कहती है, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या चाहते हो तुम मुझसे? अचानक विष्णु सुरभि की बाजुओं को पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहता है, तुमने मुझे चूड़ियाँ पहनने के लिए कहा था ना, तो अब मैं तुम्हें बेड़ियाँ पहनाऊंगा। सुरभि कुछ न समझ पाने वाले भाव लिए विष्णु की तरफ देख रही थी। विष्णु सुरभि के चेहरे को घूरते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, अभी, यहीं और इसी वक्त। सुरभि बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से मानो किसी ने जमीन खींच ली हो। उसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वो सच है। सुरभि कपकपाती हुई आवाज में कहती है, क्या कह रही हो तुम? मैं क्यों तुमसे शादी करूंगी? अगली पल सुरभि विष्णु से दो कदम पीछे हो जाती है और खुद से ही कहती है, मुझे अर्णव के बारे में पता करना होगा। सुरभि जाने के लिए मुड़ती है कि तभी विष्णु सुरभि की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सुरभि सीधा विष्णु के सीने से जा टकराती है। उसके बाल हवा में लहराते हुए विष्णु की शर्ट में बिखर जाते हैं।
विष्णु का हाथ सुरभि की कमर में कसा हुआ था। सुरभि सहमी हुई नजरों से विष्णु की तरफ देखने लग जाती है। विष्णु उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, जब तक तुम उसे ढूंढोगी तब तक वो सलाखों के पीछे जा चुका होगा। उसके नाम से एफआईआर दर्ज हो चुकी होगी। उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और ये सब बातें जब तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेंगी तो कहीं वो दोनों खुदकुशी ना कर लें। विष्णु सुरभि के चेहरे को कुछ पल खामोशी से देखता है। इस वक्त सुरभि का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। विष्णु से आजाद करते हुए कहता है, पहले बेटी की अश्लील तस्वीरें और बेटे का जेल जाना, वो भी इतने संगीन जुर्म के आरोप में। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे माँ बाप इस स्ट्रेस को झेल पाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो। अपने माँ बाप और अपने भाई की जिंदगी बचा लो। सुरभि खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। वो करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर वो अर्णव को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन जाती भी है तो सुरभि को इस बात का यकीन है कि वो इतनी जल्दी अर्णव को छुड़ा नहीं पाएगी। सुरभि को अब विश्वास हो चुका था कि विष्णु कितना खतरनाक इंसान है। उसे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई दिख रही थी। अगर वो विष्णु से शादी करती है तभी वो खुद को बर्बाद होने से नहीं बचा पाएगी। और अगर अर्णव को ड्रग्स केस में अंदर कर दिया गया तो अर्णव के साथ साथ उसके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो जाएगी। सुरभि अभी भी इसी सोच में डूबी हुई थी कि किशोर अपने कदम बढ़ाए। विष्णु कुछ पल खामोशी से सुरभि को देखता रहता है और फिर कड़क आवाज में कहता है, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। या तो शादी या बर्बादी, चुन लो जो तुम्हें सही लगे। सुरभि खुद को संभालते हुए खड़ी हो जाती है और रिक्वेस्ट भरी नजरों से विष्णु की ओर देखकर कहती है, पहले तुम अर्णव के बारे में बताओ, वो ठीक तो है ना? विष्णु सॉफ्ट लहजे में कहता है, वो इंदौर के विजयनगर थाने में है। उस पर अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई है और ना ही सलाखों के अंदर पहुंचाया गया है। विष्णु के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो सुरभि के करीब आते हुए कहता है, मेरा एक आदमी पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर ही खड़ा है। अगर तुम शादी के लिए हाँ करती हो तो मेरा आदमी अंदर जाकर सारा इल्जाम खुद पर ले लेगा। वो ये कबूल करेगा कि तुम्हारे भाई को फंसाने के लिए उसने चुपके से उसके बैग में ड्रग्स रखे हैं। दैट्स इट। सुरभि कुछ पल शांत रहती है और अपनी आंखें कसकर बंद करती है। सुरभि रोते हुए कहती है, ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन मुझे मेरे मम्मी पापा को भी बुलाना होगा। उन्हें यह बात बतानी होगी कि मैं विष्णु। सुरभि की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस शादी में कोई नहीं आएगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, शादी के बाद एक बार मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने की इजाज़त ज़रूर दूंगा। सुरभि अपनी आंखों में आंसू लिए विष्णु की तरफ देखती है। विष्णु अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बड़ी शान से चेयर पर बैठ जाता है और एक सिगरेट को अपने होठों के बीच दबाते हुए कस भरने लग जाता है। विष्णु एक चुटकी बजाता है तो तेजा उस हॉल के अंदर इंटर करता है। तेजा विष्णु का इशारा पाकर हाँ में सिर हिलाता है। तेजा सबसे पहले पंडित जी को बुलाता है जो बाहर खड़े थे। पंडित जी आकर चुपचाप मंडप के नीचे बैठ जाते हैं और तैयारियां शुरू कर देते हैं। इसके बाद रवि आता है। रवि के साथ दो लड़कियां थी जिन्हें रवि इशारा करता है तो वो सुरभि के पास आकर उसे कमरे की तरफ चलने के लिए कहती हैं। सुरभि एक नज़र विष्णु की ओर देखती है। शायद आंखों ही आंखों में वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये सब पागलपन बंद करवा दे। लेकिन विष्णु उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और उसे उन लड़कियों के साथ जाने का इशारा करता है। सुरभि भारी कदमों से उन लड़कियों के साथ चली जाती है। विष्णु रवि की तरफ देखकर कहता है, मैरिज रजिस्ट्रार कब तक आएगा? रवि अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, वो दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाएगा सर। अगले ही पल रवि अपने हाथ में लिया कैमरा देखते हुए कहता है, उस दिन आंखों में पट्टी बांधकर फोटोज निकाली थी, तब भी कितनी परफेक्ट फोटोज खींची थी मैंने। आज तो देख सकता हूँ, अलग अलग एंगल से परफेक्ट फोटोज निकालूंगा आज, मजा आ जाएगा। रवि एक्साइटेड होते हुए कहता है, सर तब तक आप ही कुछ पोज दीजिए दूल्हे की तरह। विष्णु अपनी जगह से खड़े होकर रवि के पास आकर कहता है, रवि कोई करोड़ों की डील क्रैक नहीं की हमने जो तुम इतना खुश हो रहे हो। इट्स जस्ट ए मैरिज, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए। तो अपनी एक्साइटमेंट को अपने दिमाग के अंदर पैक करके ताला लगा लो। अंडरस्टैंड?
रवि का मुंह बन जाता है। एक पल में उसकी सारी एक्साइटमेंट हवा में उड़ गई। विष्णु मंडप में जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजरें अपने सामने से आ रहे कदमों पर जाती हैं। विष्णु का दिल जोर से धड़क उठता है। वो अपने दिल को थामे हुए अपनी नजरें धीरे धीरे करके ऊपर उठाता है और उसकी नजरें सीधा सुरभि के मासूम चेहरे पर ठहर जाती हैं। दुल्हन के जोड़े में सजी हुई सुरभि बिल्कुल परी लग रही थी। उसका मासूम चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। कमी थी तो बस उसके होठों में एक मुस्कान की। उसकी भीगी पलकें उसका दर्द बयान कर रही थी। विष्णु कुछ पलों के लिए तो जैसे पलकें झपकाना ही भूल गया हो, लेकिन पंडित जी की आवाज ने उसे उसके ख्यालों से बाहर ला दिया। कन्या को मंडप में बैठाइए। विष्णु तीखी नजरों से सुरभि को अपने बगल में बैठने का इशारा करता है। सुरभि भारी मन से आकर उसकी बगल में बैठ जाती है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। थोड़ी देर में सारी विधियां संपन्न होने के बाद जब फेरों की बारी आई तो सुरभि बिल्कुल बेसुसी हो चुकी थी। वो खड़ी तो हो गई, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शायद उसकी अंतरात्मा एक पल के लिए उसे आगाह कर रही थी कि जो फैसला उसने लिया है एक बार उसके बारे में फिर से सोच ले, यहीं से अपने कदम वापस खींच ले। विष्णु को गुस्सा आने लगता है। वो कसकर सुरभि का हाथ पकड़ लेता है और लंबे कद बढ़ाते हुए जल्दी जल्दी फेरे लेने लग जाता है। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डालने में विष्णु ने एक पल की भी देरी नहीं की कि शादी हो चुकी थी और सुरभि खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। उसने यह सब कभी नहीं सोचा था कि एक पल में जैसे उसकी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। 2 सालों का प्यार उससे दूर हो गया था। मनन ने जरूरत के वक्त उससे अकेला कर दिया था। उसके पापा की दुकान जलकर राख हो गई थी। अपने माँ बाप के सामने उसे उन तस्वीरों के कारण शर्मिंदा होना पड़ा था। उसका भाई जो अभी सिर्फ 19 साल का है, वो इतने संगीन आरोप में जेल जाने वाला है। और इन सब के बाद सबसे बड़ा दर्द ये है कि उसे एक ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ी जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। जिस इंसान ने पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। जिस इंसान के इरादे भी सुरभि को मालूम नहीं। विष्णु सुरभि का हाथ कसकर पकड़ता है और बाहर की ओर निकल जाता है। तेजा भी उनके पीछे पीछे आता है और जल्दी से कार का गेट खोलता है। विष्णु सुरभि को अंदर बैठाते हुए खुद उसकी बगल में बैठ जाता है। तेजा ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कार को वहां से आगे बढ़ा देता है। सुरभि सुबकते हुए कहती है, वो आड़ा। विष्णु अपने भावहीन चेहरे से एकटक सामने की ओर देखते हुए कहता है, वो घर पहुंच गया है। सुरभि सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। विष्णु सिर घुमाकर सुरभि के चेहरे को चोट नजरों से देखता है, लेकिन कहीं ये चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए वो जल्दी से सामने की तरफ देखने लग जाता है। वी आर बिला। निर्मला जी गुमसुम सी सोफे पर बैठी हुई हैं। तभी दादी उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, क्या हुआ निर्मला, अभी तक उन्हीं बातों में खोई हुई हो। विष्णु ने कहा ना, कुछ नहीं होगा, वो सब संभाल लेगा। निर्मला जी कुछ सोचते हुए कहती हैं, माँ अब हमें नैना के लिए कोई अच्छा लड़का तलाशना चाहिए। उसकी भी शादी की उम्र हो चुकी है। तभी एक आवाज़ वहाँ गूंजती है, मेरी बहन के लिए रिश्ते ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है आंटी माँ। याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि उसके लिए लड़कों की लाइन लगा दूंगा। ऐसा कहते हुए लगभग 28 साल का एक लड़का आकर दादी और निर्मला जी के पैर छूते हुए कहता है, आज तो बड़े सारे रिश्ते लेकर आया हूँ नैना के लिए। आप चिंता मत करिए, इस दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का सिलेक्ट करेंगे उस नक्सड़ी के लिए। वो लड़का अपने मोबाइल को आगे करते हुए दादी और निर्मला जी को कुछ तस्वीरें दिखाने लग जाता है। इतने में नैना पीछे से आकर गुस्से में उस लड़के के बाल खींच लेती है। नैना अपने दोनों हाथ कमर में टिकाते हुए आंखें छोटी करके कहती है, हर्ष भाई, आपको शर्म नहीं आती? खुद की शादी की उम्र निकले हुए जमाना बीत गया और आप छोटी बच्ची के लिए रिश्ते ला रहे हैं। हर्ष नैना को घूरते हुए कहता है, तू और छोटी बच्ची? हूँ, अच्छा मजाक है। आंटी माँ, आप इसे इग्नोर करिए और लीजिए मेरा मोबाइल। इनमें से जो लड़का आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए मुझे बताइए, मैं कल ही उसकी फैमिली से मीटिंग फिक्स करता हूँ। अगले ही पल हर्ष नैना की तरफ देखकर कहता है, रुक जा बच्चू, अब तेरी अकल ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। नैना और हर्ष की मस्ती चल रही थी, तभी डोरबेल बजती है।
घर की मेड अपना काम छोड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो नैना उसे रोकते हुए कहती है, आप अपना काम करिए, मैं देखती हूँ। नैना जाकर दरवाज़ा खोलती है, लेकिन अपने सामने का नज़ारा देख वो दंग रह जाती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। नैना को खामोश देख सब लोग दरवाजे के पास आ जाते हैं और नैना की तरह ही उन सबकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। दरवाजे के उस पार विष्णु अपनी दुल्हन के साथ खड़ा था। वो दुल्हन जिसकी नज़र जमीन में गड़ी हुई थी, जिसके मासूम चेहरे में कुछ डर सा समाया हुआ था। वो चाहकर भी अपने सामने खड़े उन अजनबियों की ओर नहीं देख पा रही थी। नैना 2 कदम पीछे हो जाती है। निर्मला जी आगे बढ़कर विष्णु की तरफ हैरानी से देखती हैं। तूने शादी कर ली विष्णु? क्यों किया तूने ऐसा? तू जानता है ना इन सब के बाद क्या होगा? क्यों फिर से वही दिन दिखाना चाहता है तू हम सबको? विष्णु आगे आकर अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, माँ रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। आपको मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं होता? मैंने कहा ना, हम अब कमज़ोर नहीं हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। और वैसे भी ये लड़की हमारे सिर पर नहीं चढ़ेगी, ये हमारे पैरों के नीचे रहेगी। एक ही गलती बार बार नहीं दोहराएंगे हम। इतना कहकर विष्णु सुरभि की तरफ देखता है, जो एक नज़र विष्णु की ओर देखकर अपनी नज़र नीचे झुका लेती है। निर्मला जी कुछ कहे बिना तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। विष्णु ने आवाज़ देते हुए उनके पीछे आता है। नैना भी एक नज़र सुरभि को ऊपर से नीचे तक घूर कर वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। दादी काफ़ी देर से सुरभि के मासूम और सहमे हुए चेहरे को एकटक देख रही थी। सुरभि की खूबसूरती, उसकी मासूमियत और सादगी को देखकर दादी के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दादी घर की मेड को आवाज़ लगाती हैं। दादी के कहे अनुसार मेड सुरभि के घर प्रवेश की तैयारी करती है। दादी सुरभि को कलश पर पैर मारकर अंदर आने के लिए कहती हैं। सुरभि कुछ हिचकिचाहट के भाव लिए दादी को देखने लग जाती है। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, अंदर आओ बेटा, डरो नहीं, मैं हूं ना। दादी की आंखों में अपनापन देख सुरभि हिम्मत करके अपना लहंगा उठाए हुए कलश को पैर मारती है और अंदर आती है। दादी सुरभि का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाती हैं। हर्ष भी अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए वहीं आ खड़ा था। वो आकर सुरभि और दादी के पास बैठ जाता है। हर्ष सुरभि से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हाय भाभी, माई सेल्फ हर्ष सोलंकी, विष्णु का जिगरी यार, उसका दोस्त, उसका भाई। सुरभि के चेहरे पर वही मायूसी के भाव बने रह जाते हैं। वो हर्ष से हैंडशेक करते हुए धीरे से कहती है, सुरभि आहूजा। हर्ष दादी की ओर देखकर कहता है, दादी मैं विष्णु को देखकर आता हूँ, तब तक आप भाभी से बातें करिए। हर्ष वहाँ से उठकर चला जाता है। दादी सुरभि की तरफ देखती है तो वो अपना सिर झुकाए हुए सहमी हुई सी चुपचाप बैठी थी। दादी उसकी ठुड्डी में हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाती हैं और कहती हैं, मैं विष्णु की दादी हूँ बेटा, और अब से तेरी भी हुई। सुरभि फिर भी खामोश थी। दादी उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती हैं, जानती हूँ तूने सोचा भी नहीं होगा कि तेरे ससुराल में तेरा ऐसा स्वागत होगा, जहाँ पर माँ अपने बेटे की जिंदगी बसते हुए देख खुश होती है। वहीं ये परिवार कभी ये नहीं चाहता था कि विष्णु शादी करे, लेकिन इन सब में गलती इनकी नहीं है बेटा। विष्णु के साथ साथ इस परिवार ने बहुत कुछ सहा है, बस यही वजह है इनकी बेरुखी की। मैं तुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये हक विष्णु का है। जब उसे ठीक लगेगा वो तुझे सारी बातें बताएगा। सुरभि को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद वो समझना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका अपना गम ही इतना ज़्यादा था कि किसी और का दर्द समझने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। दादी मेड को आवाज़ देती हैं और कहती हैं, सुरभि को विष्णु के कमरे में छोड़कर आओ। मेड सुरभि के पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। सुरभि की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मेड के साथ विष्णु के रूम में जाए, लेकिन वो कुछ कहे भी तो क्या कहे और किससे कहे। दादी के दोबारा कहने पर सुरभि भारी मन से मेड के साथ विष्णु के रूम की ओर बढ़ जाती है। सुरभि एक नज़र घर के चारों ओर घुमाती है। घर काफ़ी बड़ा और सुंदर था। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। मेड सुरभि को विष्णु के रूम के अंदर छोड़कर वहां से चली जाती है। सुरभि सहमी हुई निगाहों से उस रूम को देखने लग जाती है। वो जैसे जैसे उस रूम के अंदर बढ़ रही थी, उसकी आंखें नम होती जा रही थीं। आज उसने अपना सब कुछ खो दिया था,
अपना प्यार, अपना परिवार दोनों पीछे छोड़ आई थी। वो फ्लैशबैक। विष्णु शादी के बाद सीधा सुरभि को उसके माँ बाप के घर लेकर जाता है। सुरभि अंदर जाती है तो वो अर्णव को देखकर एक सुकून की सांस लेती है। लेकिन उसके माँ बाप और अर्णव तीनों ही सुरभि को दुल्हन के वेश में देखकर शॉक्ड थे। सुरभि अर्णव के पास आकर कहती है, तू ठीक तो है ना अरु? तुझे किसी ने कुछ किया तो नहीं? अर्णव घबराते हुए कहता है, दी, मैं तो अभी अभी कॉलेज से आ रहा हूँ, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सुरभि महसूस करती है कि अर्णव इस बात से घबरा रहा है कि कहीं माँ पापा के सामने उसके ड्रग्स केस में इन्वॉल्व होने की बात कहीं खुल जाए। सुरभि भी ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो खुद को शांत कर लेती है। सुरभि की माँ उसकी बाजू पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ घुमाती हैं और गुस्से में कहती हैं, ये सब क्या है सुरभि? गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और इस तरह दुल्हन के वेश में क्यों है तू? सुरभि अपनी नज़र झुकाते हुए कहती है, माँ, मैंने शादी कर ली है, इस शहर के सबसे अमीर इंसान B.R. त्रिपाठी से। सुरभि के पापा उसके पास आकर गुस्से भरे लहजे में कहते हैं, तो अब क्यों आई है तू हमें यह बात बताने के लिए? जब शादी करने से पहले हमें नहीं पूछा तूने, तो शादी के बाद क्यों पूछ रही है? सही कहते हैं लोग, बेटियों को बेटियां बनाकर ही रखना चाहिए। उन्हें बेटों की तरह कभी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बाप की इज्जत को बेटियां कुचलती हैं, उस तरह एक बेटा कभी नहीं कुचलता। अपने पापा की बात सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू बह निकले थे, लेकिन वो खुद को मजबूत किए हुए कहती है, पापा, मैं जानती हूँ बच्चे चाहे कितनी भी गलतियाँ करें, माँ बाप हमेशा उनकी खुशी ही चाहते हैं। मैं भी आज आपसे अपनी खुशी मांग रही हूँ। तभी मैरिज रजिस्ट्रार आकर कुछ पेपर्स को उनके सामने रखता है। सुरभि रिक्वेस्ट भरे लहजे में कहती है, माँ पापा प्लीज आप दोनों इन पर साइन कर दीजिए, मेरी खुशी की खातिर। शेखर जी और उमा जी दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते हुए हैरानी से सुरभि को देख रहे थे। उन्हें शायद यकीन नहीं हो पा रहा था कि सुरभि अचानक से इतनी कैसे बदल गई। सुरभि रुंधे हुए गले से कहती है, प्लीज पापा, आखिरी बार आप दोनों से कुछ मांग रही हूँ, मना मत करिए। सुरभि के पापा उन पेपर्स पर साइन करके वहां से अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। उमा जी भी साइन कर देती हैं, लेकिन उनका दिल अपनी बेटी के लिए व्याकुल हो रहा था। वो सुरभि को सीने से लगा लेती हैं। अपनी माँ का सहारा पाकर सुरभि अपने जज्बातों को रोक नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। सुरभि उस आलीशान बेड में एक किनारे सहमी हुई सी बैठी थी। रात के 2 बज चुके थे और सुरभि की आंखों में जरा सी भी नींद नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बार बार मनन के साथ बिताए हुए पल तैर रहे थे। कभी मनन का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी नजरों के सामने आ जाता, तो कभी अपने माँ बाप की याद उसे परेशान कर देती। अपनों को याद करते हुए सुरभि की आंखें भारी होने लगी थी, इसलिए वो पिलो को अपने सिर के नीचे रखते हुए अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। उसके गहने बार बार उसे चुभ रहे थे, वो एक एक करके सारे गहने उतार देती है। उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए मजबूरी में उसे अपनी शादी का जोड़ा पहन कर ही लेटना पड़ा। सुरभि ने अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी कमरे का दरवाजा किसी ने खोला और वापस मुड़कर उसे लॉक किया। इस बात का एहसास होते ही सुरभि डर के मारे अपने पैरों को समेटते हुए बिस्तर पर बैठ गई। विष्णु के बढ़ते हुए कदमों को देखकर सुरभि के गले से थूक भी बड़ी मुश्किल से उतर रहा था। विष्णु अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए सुरभि की ओर बढ़ रहा था। उसकी नजरें एकदम से सुरभि के खूबसूरत चेहरे पर जमी हुई थी। बिना गहनों और बिना किसी श्रृंगार के इस सादगी में सुरभि और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके माथे पर फैला हुआ सिंदूर और आंखों में फैला हुआ काजल उसे बहुत ही आकर्षक बना रहे थे। लेकिन विष्णु खुद को काबू करते हुए उससे अपनी नजरें हटा लेता है। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता है और क्लोजेट से अपने लिए एक नाइट वियर टी शर्ट निकाल कर पहन लेता है। सुरभि अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए चुपचाप बैठी थी। विष्णु सुरभि को घूरते हुए कहता है, कम हियर। यह सुनकर तो सुरभि की जान मानो उसके हलक में अटक गई हो। वो कुछ देर तक बिस्तर से नहीं उतरी तो विष्णु चिल्लाकर कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? आई सेड मेरे पास आओ। विष्णु की तेज आवाज से सुरभि घबरा गई। वो अपनी सहमी हुई निगाहों से विष्णु के गुस्से से भरे हुए चेहरे को देखती है और बिस्तर से नीचे उतरकर धीरे धीरे कदमों से विष्णु के नजदीक आ जाती है। सुरभि की नजरें जमीन में खड़ी हुई थी। विष्णु मुस्कुराकर कहता है, शादी की पहली रात है तो सोचा
कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस घर में ना तो तुम्हें कोई मान सम्मान मिलेगा, ना ही बहू का दर्जा। मेरी जिंदगी में ना तुम्हारी कोई जगह होगी और ना कोई औकात। बस एक बेनाम सी जिंदगी होगी तुम्हारे हिस्से में। सुरभि की आंखें पहले से ही भरी हुई थीं और विष्णु की इन बातों ने उसकी आंखों में भरे आंसुओं को बाहर की तरफ धकेल दिया। सुरभि अपनी मासूम नजरों से विष्णु की तरफ देखकर कहती है, मुझे आपसे या किसी से कोई उम्मीद है भी नहीं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर सुरभि वहां से जाने लगती है। विष्णु उसकी बाजू को कसकर पकड़ते हुए अपने नजदीक करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जानना नहीं चाहोगी कि तुम्हारे लिए मैंने ये सजा क्यों चुनी? क्यों मैंने तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर किया? मैं चाहता तो तुम्हें किसी केस में फंसाकर जेल में बंद करवा सकता था, या फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवा के तुम्हारी जान ले सकता था और अपना बदला पूरा कर सकता था। बट यू नो व्हाट, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें तोड़ना चाहता था। विष्णु सुरभि की आंखों में झांकते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हारी ये जो अकड़ थी ना, मेरी आंखों को चुभ गई थी। मैं ये प्रूव करना चाहता था कि दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो विष्णु राय त्रिपाठी को झुका दे। खासकर अगर वो कोई लड़की हो तो फिर उसे हारना ही पड़ेगा। सुरभि खामोशी से विष्णु की आंखों में देख रही थी। सुरभि का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसका छोटा सा नाक लाल पड़ चुका था। विष्णु सुरभि को झटके से छोड़ता है। सुरभि 2 कदम पीछे हो जाती है। दर्द के कारण वो अपनी बाजुओं को सहलाने लग जाती है। विष्णु अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए बड़े शान से कहता है, मेरे बेड पर लेटने की हिम्मत दोबारा कभी मत करना। चाहो तो सोफे पर सो जाना, वरना पूरा फर्श खाली है, कहीं भी पड़ी रहना। सुरभि कुछ नहीं कहती है। विष्णु आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाता है। सुरभि धीरे धीरे कदमों से सोफे की ओर जाती है और चुपचाप लेट जाती है। आंख बंद करते ही मनन के शब्द सुरभि के कानों में गूंजने लग जाते हैं। सुरभि, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना उतावला हूँ हमारी शादी के लिए। इवन मैंने तो गिफ्ट भी खरीद लिया है, जो मैं तुम्हें हमारी सौगात पर देने वाला हूँ। मनन की बातों को याद करते हुए सुरभि के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि मनन अब सिर्फ उसके ख्यालों में है, ना कि हकीकत में। सुरभि अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाती। वो अपने मुंह को दबाकर रोने लग जाती है। विष्णु दिखावा तो कर रहा था कि वो सो रहा है, लेकिन असल में सुरभि के रोने की आवाज़ उसके दिल को बेचैन कर रही थी। पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो खामोश था। सुरभि का रोना अब सिसकियों में बदल गया था और कुछ देर के बाद उसकी सिसकियां एक सन्नाटे में बदल गई थीं। शायद वो रोते रोते सो चुकी थी, लेकिन विष्णु का दिल बेचैन था, बहुत बेचैन। उसके मन में एक उधेड़-बुन चल रही थी कि आखिर क्यों वो खुद को इतना कठोर बना रहा है। लेकिन फिर अतीत की यादों ने उसके दिल को पिघलने से रोक दिया। सुबह का वक्त, घर के बैक एरिया में बने जिम के अंदर विष्णु काफी देर से पसीना बहा रहा है। उसकी नजरों में बार बार सुरभि का वो आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा तैर रहा था। विष्णु ट्रेडमिल में लंबे लंबे कदम बढ़ा रहा था। उसके चेहरे के भाव पत्थर की तरह सख्त थे। तभी हर्ष आकर ट्रेडमिल की स्पीड को और बढ़ा देता है। विष्णु से घूर कर कहता है, क्या कर रहा है तू? जिस चीज से तेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, उस पर अपना हाथ मत लगाया कर। हर्ष मुंह बनाते हुए कहता है, ओ हेलो मेरे भाई, तुझे क्या लगता है कि मैंने बिना जिम किए ही इतनी हॉट एंड फिट बॉडी बना रखी है? हर्ष अपनी शर्ट ऊपर उठाते हुए कहता है, ये देख, कम से कम 12-13 एब्स जरूर होंगे। विष्णु हर्ष की तरफ आंखें घुमाकर देखता है और फिर अपना सिर झटकते हुए उसे इग्नोर करता है। विष्णु अपना वर्कआउट करके एक चेयर पर बैठ जाता है और एक टॉवल लेकर अपना पसीना क्लीन करने लग जाता है। हर्ष भी विष्णु की बगल में बैठ जाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, वैसे मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। सही बंदी ढूंढी है तूने अपने लिए। मुझे तो भाभी बहुत पसंद आई। हर्ष के होठों पर एक लंबी मुस्कान थी, लेकिन जब उसकी नज़रें विष्णु से मिलती हैं तो विष्णु की तीखी नज़रों से डरते हुए वो अपना मुंह बंद कर लेता है। विष्णु हर्ष को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, लेकिन हर्ष की एक्साइटमेंट थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो मुस्कुराकर कहता है, सुरभि तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यार कितनी प्यारी है, इनोसेंट है। सी इज सो ब्यूटीफुल। विष्णु हर्ष को घूर कर देखता है, आंखें बड़ी करके कहता है, मैं समझ रहा हूँ तू क्या जानने की कोशिश कर रहा है। तो सुन ले, मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ नाम का है।
मैंने उससे शादी इसलिए की क्योंकि मैं उसे अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता था। उसने मुझसे टकराने की हिम्मत की, द बिहार से। बस उसे उसकी सजा मिल रही है। विष्णु उठकर वहां से जाने लग जाता है, लेकिन अपने कदम रोककर हर्ष की तरफ देखते हुए कहता है, उसकी या दुनिया की किसी और लड़की के लिए विष्णु राय के दिल में कोई जगह नहीं है। विष्णु तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। हर्ष मुंह बनाए उसे देखता रह जाता है। सुरभि कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही है। तभी कमरे का गेट खोलकर विष्णु अंदर आता है। वो एक नज़र सुरभि पर डालता है और उसे इग्नोर करते हुए सीधा बाथरूम में घुस जाता है। सुरभि मायूस होते हुए चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। उसके पास कपड़े नहीं थे, क्योंकि विष्णु ने तो इन सब के लिए उसे मौका ही नहीं दिया था। वो अभी भी अपनी शादी के जोड़े में थी और अब उसे ये चिंता थी कि नहाने के बाद वो क्या पहनेगी। सुरभि की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो विष्णु से कुछ कह पाए। थोड़ी देर में विष्णु बाथरूम से तैयार होकर बाहर निकलता है। उसने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। विष्णु सुरभि की प्रेजेंस को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और अपने बालों पर कंघी फिराने लग जाता है। सुरभि अपने दोनों हथेलियों को आपस में मसलते हुए बड़ी हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही थी। विष्णु साइड टेबल से अपनी घड़ी उठाते हुए पहनता है और अपना आईफोन उठाकर वहां से निकलने लगता है कि तभी सुरभि हिम्मत करके विष्णु के सामने आकर खड़ी हो जाती है। विष्णु अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए सुरभि को घूरता है। सुरभि के गले में थूक भी बड़ी मुश्किल से नीचे उतर पाया। वो हिम्मत करके कहती है, वो मेरे पास कपड़े नहीं हैं तो। विष्णु कुछ पल खामोशी से सुरभि के चेहरे को निहारता है। सुरभि की नजरें नीचे गड़ी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे से अपनी नजरें चाह कर भी हटा नहीं पा रहा था। उसमें एक अजीब सी कशिश थी। उसके चारों ओर एक अलग ही खुशबू बिखरी हुई थी, जो विष्णु को अपनी ओर खींच रही थी। इतने में कमरे का दरवाजा नॉक होता है, तो विष्णु अपनी सोच से बाहर आते हुए गेट खोलता है। बाहर एक नौकर अपने हाथ में एक बैग लिए हुए खड़ा था। वो विष्णु की ओर बैग बढ़ाते हुए कहता है, सर, दादी माँ ने ये कपड़े भिजवाए हैं मैडम के लिए। विष्णु नौकर के हाथ से बैग लेकर उसे जाने का इशारा करता है और सुरभि की तरफ पलटकर उसे देखता है। सुरभि बिल्कुल खामोशी से खड़ी थी। विष्णु वो बैग टेबल पर रखकर कुछ कहे बिना वहां से निकल जाता है। विष्णु के जाते ही सुरभि जल्दी से बैग उठाती है और उन कपड़ों को बाहर निकालकर बड़े ध्यान से देखने लग जाती है। लाल कलर की बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी थी, जिसके साथ फुल स्लीव का जालीदार स्ट्रेचेबल ब्लाउज था। चूड़ियां, बिंदी, एक खूबसूरत सा नेकलेस और इयररिंग्स का सेट, सब कुछ उस बैग के अंदर रखा हुआ था। सुरभि कपड़े लेकर सीधा बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। इधर विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ है। उसकी एक के बाद एक मीटिंग्स लाइनअप थी, जिन्हें निपटाने में वो काफी बिजी नजर आ रहा था। तभी हर्ष आकर विष्णु के ठीक सामने खड़ा हो जाता है और मुंह बनाते हुए कहता है, यार कब से कॉल कर रहा था, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। विष्णु अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए हर्ष को चुप रहने का ऑर्डर देता है, लेकिन हर्ष चिढ़ते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ, तू कर ले अपनी मीटिंग। हर्ष अपने कदम बढ़ाता है और मुड़कर देखता है कि विष्णु अभी भी बड़ी गंभीरता से अपने लैपटॉप में लगा हुआ है। हर्ष वापस आकर विष्णु के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और गुस्से में विष्णु को घूरने लगता है। विष्णु थोड़ी देर के बाद अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए हर्ष की तरफ देखता है, जो आंखें बंद किए हुए सोने का नाटक कर रहा था। विष्णु अपना सिर झटकते हुए कहता है, 5 मिनट का टाइम है तेरे पास। अगर कुछ कहना है तो जल्दी बता दे, वरना मेरी दूसरी मीटिंग का वक्त हो रहा है। हर्ष आंखें खोलकर विष्णु की तरफ देखते हुए कहता है, तू थक नहीं जाता, सारा दिन काम काम काम। तेरी लाइफ में काम के अलावा कुछ और भी है या नहीं। विष्णु अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, यह पूछने के लिए तू यहाँ तक आया है। विष्णु की बात से हर्ष चिढ़ते हुए कहता है, छोड़ यार, तुझसे बहस करना ही बेकार है। अगले ही पल हर्ष मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाकर कहता है, आज मेरा कॉन्सर्ट है होटल सिवाय में, तू आएगा ना। विष्णु वापस अपने लैपटॉप में नजरें जमा लेता है और कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए कहता है, आज तक तेरा एक भी कॉन्सर्ट मिस किया है मैंने जो आज करूँगा। तू नहीं भी कहता तब भी मैं टाइम पर पहुंच जाता। अब जा और जाकर कॉन्सर्ट की तैयारी कर, मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। विष्णु अभी भी अपने लैपटॉप में लगा हुआ था और हर्ष खामोशी से उसे निहार रहा था।
जैसे वो और भी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। विष्णु एक नज़र हर्ष पर डालता है और मुंह बनाते हुए कहता है, अब क्या है? हर्ष अपना थूक अंदर करते हुए कहता है, विष्णु, मैं चाहता हूँ तू भाभी को भी साथ लेकर आए मेरे कंसर्ट में। विष्णु की उंगलियां जो कि कीबोर्ड पर चल रही थीं, वो अपने आप ठहर गई थीं। वो कुछ पल के लिए खामोश हो गया था, लेकिन अगले ही पल विष्णु हर्ष को तीखी नजरों से घूरता है, तो हर्ष डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। विष्णु हर्ष को बहुत मानता था। हर्ष और विष्णु की दोस्ती जितनी पुरानी थी, उतनी ही गहरी भी थी। 7 साल पहले जब विष्णु अपने बुरे दौर से जूझ रहा था, तब हर्ष ने ही विष्णु की हेल्प की थी। इसलिए विष्णु उसे कभी किसी बात के लिए मना नहीं करता। हर्ष एक रॉक सिंगर है और बीच बीच में उसके कॉन्सर्ट चलते रहते हैं। विष्णु उठकर खड़ा हो जाता है और खिड़की के पास जाकर सिगरेट सुलगाने लगता है। आंखें बंद करते ही सुरभि का मासूम चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ जाता है। विष्णु सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहता है, हर्ष, ये बेकार कोशिशें मत कर। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन किसी लड़की पर भरोसा नहीं। एक बार गलती करके उसका खामियाजा भुगतने के बाद वही गलती दोबारा करना बेवकूफ़ी होगी, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हर्ष का चेहरा उदासी से भर जाता है। वो मुंह बनाते हुए कहता है, 7 सालों से एक ही बात पर अटका हुआ है यार। सारी दुनिया आगे बढ़ गई है और तू है कि उन्हीं बातों को लेकर बैठा है। आगे बढ़ने की कोशिश तो कर दोस्त। विष्णु पलटकर हर्ष की ओर देखता है और कहता है, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, पर अकेले। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। हर्ष आगे कुछ कहता है उससे पहले ही विष्णु कड़क आवाज में कहता है, तेरी बकबक चलती रहेगी तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। फिर मैं लेट आऊंगा तेरे कंसर्ट पे और तू गुस्सा हो जाएगा, इसलिए अब जा यहाँ से। मैं शाम को सही वक्त पर पहुंच जाऊंगा। हर्ष मजबूर होकर हाँ में सिर हिलाता है और वहां से निकल जाता है। बी आर मिला। सुरभि रेडी होकर एक नज़र खुद को आईने में देखती है। रेड कलर की साड़ी में सुरभि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कमी थी तो बस उसकी मांग में सिंदूर की। सुरभि सिंदूर की डिब्बी उठाकर कुछ पल उसे देखती रहती है और फिर हिम्मत करके थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। इसके साथ ही उसकी आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है। अब वो सच में बिल्कुल नई दुल्हन की तरह सुंदर लग रही थी। हालांकि आज उसने पहली बार साड़ी पहनी थी, इसलिए खुद को बड़े गौर से निहार रही थी। सुरभि को साड़ी पहनना बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि जिस दिन से उसकी और मनन की शादी फिक्स हुई थी, सुरभि रोज अपनी माँ से साड़ी पहनने की ट्रेनिंग लेती थी। वो जानती थी कि मनन की माँ संध्या जी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो जितना हो सके हर काम शादी से पहले सीख लेना चाहती थी। आखिर वो मनन से प्यार ही इतना करने लगी थी कि उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। सुरभि थोड़ा घबरा जाती है। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलती है तो सामने एक मेड खड़ी थी। वो मेड सिर झुकाते हुए कहती है, आपको दादी माँ नीचे बुला रही हैं। सुरभि हमें अपना सिर हिला देती है। मेड के वहां से जाते ही सुरभि का चेहरा परेशानी के भाव से गिर जाता है। वो मन ही मन सोचती है, कैसे जाऊं इन लोगों के सामने। कल दरवाजे पर ही उन लोगों की आंखों में मैंने अपने लिए जो नफरत देखी, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है उनके सामने जाने की। लेकिन कब तक इस कमरे में बंद रहूंगी? कभी ना कभी तो उन लोगों का सामना करना ही पड़ेगा। सुरभि एक गहरी सांस लेते हुए कमरे से बाहर जाती है। सुरभि धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। उसकी पायल और चूड़ियों का शोर उस शांत माहौल में काफी शोर मचा रहा था। सुरभि नीचे आती है, जहाँ उसकी नज़र सोफे पर बैठी दादी पर पड़ती है। सुरभि दादी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सुरभि को अपने सामने देख दादी के होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो सुरभि की खूबसूरती और उसकी मासूमियत को प्यार से निहारने लगती हैं। सुरभि झुककर दादी के पांव छूती है तो दादी बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। खुश रहो बेटा। नैना जो रेडी होकर कहीं बाहर जा रही थी, सुरभि को देखते ही अपनी जगह पर ठहर गई थी। वो गुस्से भरे एक्सप्रेशन के साथ कहती है, अगर तुम्हारा भी कहीं अफेयर वेफेयर हो तो चुपचाप इस घर से चली जाना। ये झूठा मान सम्मान, झूठा प्यार दिखाकर हमारे इमोशंस के साथ मत खेलना। नैना की बात सुरभि के बिल्कुल समझ में नहीं आई। वो बहुओं से कोड़ते हुए नैना की ओर देख रही थी। दादी नैना को समझाने के लिए कुछ कहती, उससे पहले ही नैना गुस्सा करते हुए कहती है, दादी आप फिर से वही गलती कैसे दोहरा सकती हैं? माना कि भाई से रहा नहीं गया और उन्होंने हमारे मना करने के बावजूद
शादी कर ली, लेकिन आप तो खुद को रोक सकती हैं। क्यों इस अजनबी लड़की पर इतना प्यार लुटा रही हैं? क्यों इसे वो मान सम्मान देने की कोशिश कर रही हैं जो इसे भाई भी कभी नहीं देना चाहते? दादी गुस्से से नैना को डांटते हुए। चुप कर जाओ नैना, बस बहुत हो गया तुम्हारा। अब सुरभि के लिए एक शब्द भी नहीं। मानो या ना मानो, सुरभि अब विष्णु की पत्नी है, इस घर की बहू और तुम्हारी भाभी है। उसके साथ अच्छे से बिहेव करो। नैना एक नज़र गुस्से में सुरभि को घूरती है। नैना की तीखी नज़र देख सुरभि अपनी नज़र नीचे झुका लेती है। नैना दांत पीसते हुए कहती है, भाभी मैं फुट। नैना गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकल जाती है। दादी का मन सुरभि के लिए दुखी हो जाता है। वो सुरभि का हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठाती हैं और बड़े प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहती हैं, नाराज मत होना बेटा, ये परिवार शुरू से ऐसा नहीं था। इस घर का हर सदस्य बिल्कुल मोम की तरह कोमल था, यहाँ तक कि मेरा विष्णु भी। लेकिन हालातों ने मेरे विष्णु और इस घर के लोगों को बिल्कुल पत्थर बना दिया। पत्थर तो मैं भी बन गई थी, लेकिन न जाने तेरे इस प्यारे से मासूम से चेहरे में ऐसा क्या है जो मुझे तेरे आगे पिघलने पर मजबूर कर रहा है। मेरा दिल कह रहा है कि इस घर को और मेरे विष्णु को तू ही पत्थर से मोम बना सकती है। तू सब सही कर सकती है। न जाने क्यों तू सबसे अलग लगती है। सुरभि दादी की बातों को पूरी तरह से समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसे इतना तो समझ आ रहा था कि दादी उससे कुछ ऐसी उम्मीद लगाए बैठी हैं जो वो कभी पूरी नहीं कर सकती। सुरभि को खामोश देख दादी उसके कंधे पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, इतना मत सोच, ये सब कुछ एक दिन में समझ नहीं आएगा तुझे। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन इस समय एक बात तू हमेशा याद रखना, भले ही सब तुझसे मुंह मोड़ लें, लेकिन है दादी हमेशा तेरा साथ देगी। तुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो मुझे कहना। सुरभि हाँ में अपना सिर हिला देती है। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, अगर तुझे कोई समस्या ना हो तो अपने हाथों से कुछ मीठा बना दे, तेरी पहली रसोई है आज। सुरभि को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। जब ये शादी ही उसकी मर्जी के बिना हुई है तो वो कैसे कोई फर्ज निभाए, और इस घर के लोग भी तो उसे अपनाना नहीं चाहते। किसके लिए मीठा बनाए? सुरभि को खामोश देख दादी उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? सुरभि नामे अपना सिर हिला देती है और दादी की तरफ मासूमियत से देखते हुए कहती है, मैं खीर बना देती हूँ दादी, लेकिन कितने लोगों के लिए बनाऊं? आपको लगता है आपके अलावा कोई खाएगा? दादी मुस्कुराकर कहती हैं, सब खाएंगे, लेकिन तू एक काम कर, तू खीर शाम को बना। शाम का खाना हम सब साथ बैठकर ही खाते हैं, तो रात के खाने में तेरी बनाई खीर भी परोस देंगे। सुरभि मुस्कुराकर कहती है, ठीक है दादी, मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ तैयारी अभी कर लेती हूँ, बाकी शाम को देख लूँगी। दादी मेड को आवाज़ लगाती हैं और उसे कहती हैं, सुरभि को किचन दिखाने और सारा सामान बताने के लिए। सुरभि मेड के साथ किचन में चली जाती है। दादी एक गहरी सांस लेकर ऊपर की ओर देखती हैं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं। सुरभि किचन का काम खत्म करके अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसे किसी की सिसकियों की आवाज आती है। वो एक पल के लिए ठहर जाती है। सुरभि अपने मन में सोचने लग जाती है, क्या यह दादी के रोने की आवाज है? मुझे जाकर देखना चाहिए। सुरभि कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, जहाँ दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई है और उस तस्वीर के आगे खड़ी निर्मला जी सिसक रही हैं। उस तस्वीर को देख सुरभि ने अंदाजा तो लगा लिया था कि ये शायद निर्मला जी के पति होंगे। निर्मला जी का रोना देख सुरभि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखती है। निर्मला जी तुरंत पीछे पलटती हैं और हैरानी से सुरभि को देखने लग जाती हैं। उनके इस तरह देखने से सुरभि कुछ सहम सी जाती है। वो कुछ कहती उससे पहले निर्मला जी गुस्से में बोल पड़ती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इस घर को अपना समझने की भूल मत करना लड़की। हमारी जिंदगियों में दखलंदाजी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जब तक यहाँ हो अपने काम से काम रखो। निर्मला जी की डांट से सुरभि सहम गई थी। वो घबराते हुए कहती है, सॉरी आंटी जी, वो मैं बस जाओ यहाँ से। निर्मला जी इतनी जोर से सुरभि को डांटती हैं कि सुरभि के कंधे डर के कारण उचक जाते हैं। वो दौड़ते हुए वहां से निकल जाती है। निर्मला जी अपने आंसू पोंछते हुए वापस उस तस्वीर को निहारने लग जाती हैं। रात का वक्त सुरभि ने खीर बनाई थी
और रात के खाने के साथ साथ सबको सुरभि के हाथों की खीर भी परोसी गई थी। नैना, निर्मला जी और दादी माँ तीनों को खीर बहुत पसंद आई, क्योंकि दादी के अलावा कोई जानता नहीं था कि यह खीर सुरभि के हाथों की बनी हुई है, और अगर मालूम होता तो शायद ये खीर दादी के अलावा कोई खाता भी नहीं। और विष्णु तो अभी तक घर आया ही नहीं था। दादी ने नैना से फोन करवाया था, लेकिन विष्णु ने बताया कि वो हर्ष के कॉन्सर्ट पर गया हुआ है, जो कुछ लेट तक चलेगा, इसलिए उसे घर आने में देरी हो गई। निर्मला और नैना खाना खाकर उठने लगती हैं, तभी दादी सुरभि को आवाज़ लगाती हैं, जो किचन के अंदर चुपचाप खड़े थे। सुरभि घबराते हुए दादी के पास आकर खड़ी हो जाती है। निर्मला, नैना सुरभि को नफरत से घूर रहे थे। सुरभि अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। दादी सुरभि का हाथ पकड़कर 2 कंगन उसके हाथ में रखती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, बड़ी अच्छी खीर बनाई थी तूने बेटा, सच में इतनी लाजवाब थी कि बस उंगलियां चाटते रह जाओ। ये तेरी पहली रसोई का गिफ्ट। भी संकोच के भाव लिए अपने हाथ में उन कंगन को देखकर कहती है, लेकिन दादी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप ये कंगन अपने पास रखिए प्लीज़। दादी प्यार से कहती हैं, ये तो सगुन है बेटा, मना मत कर। निर्मला जी दादी की तरफ देखकर कहती हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि यह खीर इस लड़की ने बनाई है। दादी मुंह बनाते हुए कहती हैं, पहले बता देती तो तुम दोनों कभी नहीं खाती, अब खा ही लिया है तो चलो अपनी बहू को गिफ्ट दो। निर्मला जी सुरभि की ओर घूर कर देखती हैं, ये लड़की मेरी कुछ नहीं है, और इसकी जगह दुनिया की कोई भी लड़की होती तो उसे भी मैं अपने घर की बहू के रूप में बर्दाश्त नहीं करती। इतना कहकर निर्मला जी वहाँ से निकल जाती हैं। नैना भी एक नज़र सुरभि को घूरते हुए वहाँ से निकल जाती है, लेकिन निर्मला जी की बातों से सुरभि के मन में कई सवाल उठने लग गए थे। आखिर क्यों निर्मला जी नहीं चाहती कि उनका बेटा शादी करे? आखिर क्यों वो दुनिया की किसी भी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती, जबकि हर माँ का ये सपना होता है कि उसके बेटे का घर बसे। फिर निर्मला जी ये क्यों नहीं चाहती? और नैना का बिहेवियर, उसकी बातें भी सुरभि को सोचने पर मजबूर कर रही थी। दादी सुरभि की तरफ देखकर कहती हैं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तूने अभी तक कुछ खाया नहीं है, मैं तेरा खाना कमरे में भिजवा देती हूँ, तू आराम कर। सुरभि एक फीकी मुस्कान के साथ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सुरभि सोफे पर लेटी हुई है। कभी उसे अपने माँ पापा की याद सता रही थी, तो कभी मनन की। इन 2 सालों में कितने अच्छे पल संजोए थे उसने मनन के साथ, क्या क्या ख्वाब देखे थे उसने मनन के साथ अपनी जिंदगी के लिए। लेकिन इन कुछ दिनों में सब कुछ तबाह हो चुका था। सुरभि का हर सपना टूटकर कांच की तरह बिखर गया था। अपनों को याद करते हुए पता नहीं कब सुरभि की आंख लग गई। रात के लगभग 3 बज रहे थे। कमरे का दरवाजा खोलकर विष्णु अंदर आता है। अंदर आते ही एक महक उसके पूरे शरीर को गुदगुदा देती है, एक ऐसी खुशबू जो उसके बेचैन दिल को सुकून दे रही थी। विष्णु की नज़र सोफे पर लेटी सुरभि पर जाती है तो उसका दिल जोर से धड़कने लग जाता है। वो सुरभि को ऐसे निहार रहा था जैसे उसे अब जाकर याद आया है कि उसने सुरभि से शादी की है। सुरभि को देखते देखते पता नहीं कब विष्णु उसके बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया। वो बिना पलके झपकाए सुरभि को निहार रहा था। सुरभि वही साड़ी पहने हुई थी जो सुबह दादी ने भिजवाई थी उसके लिए, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई कपड़े भी नहीं थे। ना चाहते हुए विष्णु की नज़र सुरभि के चेहरे से नीचे उतरने लगती हैं, क्योंकि सुरभि का पल्लू उसके सीने से नीचे गिरा हुआ था और उसका कोमल नाजुक पेट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। सुरभि में एक अजीब सी कशिश थी जो विष्णु को अपनी ओर खींच रही थी। विष्णु अपना हाथ आगे करते हुए सुरभि के गाल को छूने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए खुद को कंट्रोल कर लेता है। वो अपना हाथ पीछे खींचता है उससे पहले ही सुरभि नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है और मासूम फेस बनाते हुए नींद में बड़बड़ाती है, मनन प्लीज डोंट लीव मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करो मनन, आई लव यू। सुरभि के मुंह से ये शब्द बहुत धीमी आवाज में निकल रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो मनन के बारे में कोई सपना देख रही हो। लेकिन सुरभि के मुंह से निकला एक एक शब्द विष्णु को साफ सुनाई दे चुका था और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए थे। न जाने क्यों उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सुरभि को मनन के लिए यूं तड़पता देख। सुरभि मनन को इतना प्यार करती है, यह देखकर विष्णु अपनी जलन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सुरभि विष्णु का हाथ छोड़ दूसरी ओर करवट ले लेती है।
विष्णु अपने उस हाथ को अजीब नज़रों से देखने लग जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो अपने मन में कहता है, तुम्हारा हाथ कोई नहीं थामेगा विष्णु राय। उसने तुम्हारा हाथ थामा क्योंकि उसे सपने में अपना प्यार दिखाई दे रहा है। कोई गलतफहमी मत पालना। तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। प्यार की रेखा तुम्हारे हाथों में नहीं है। विष्णु सुरभि का पल्लू जमीन से उठाकर उसके सीने पर डालता है और अपने दर्द को समेटे हुए वहां से बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद विष्णु बाथरूम से बाहर आता है और अपने बेड की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र सुरभि पर पड़ती है, जो ठंड में सिकुड़ रही थी। विष्णु कुछ सोचते हुए एक ब्लैंकेट से सुरभि को कवर कर देता है। एक नज़र सुकून से सो रही सुरभि पर डालते हुए विष्णु भी अपने बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह का वक्त दादी सोफे पर बैठी हुई फूलों की माला गूंथ रही थी। तभी हर्ष दादी के पास आकर बैठ जाता है और उस माला की तरफ देखते हुए कहता है, दादी, ये मेरी शादी के लिए वरमाला तो नहीं बना रहे हो आप? दादी मुस्कुराकर कहती हैं, क्या वरमाला खुद को पहनाएगा? पहले लड़की तो ढूंढ ले अपने लिए। हर्ष मुंह बनाते हुए कहता है, यार दादी, लड़कियां तो बहुत है नज़र में, लेकिन कोई परफेक्ट नहीं है जो मेरी वाइफ बन सके। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी मिसिस परफेक्ट का। दादी अपना सिर झटकते हुए कहती हैं, तू और तेरी बातें मुझे तो समझ में नहीं आती। फिर भी आज मंदिर जा रही हूँ तो प्रार्थना करूंगी कि तुझे तेरी मिसिस परफेक्ट मिल जाए और हमारी जान छूटे। हर्ष का मुंह बन जाता है। वो नाक सिकोड़ते हुए कहता है, क्या दादी, आप भी? इतनी आसानी से मुझसे जान नहीं छूटने वाली। वैसे मिसिस परफेक्ट से याद आया, हमारी भाभी साहिबा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। दादी किचन की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, वो मेरे साथ मंदिर जा रही है। बस भगवान के भोग के लिए थोड़ा हलवा बना रही है। हर्ष अपनी जगह से उठकर कहता है, मैं भाभी से मिलकर आता हूँ। हर्ष किचन की ओर बढ़ जाता है। दादी अपनी माला को बनाकर अच्छे से रखती हैं और अपने कमरे में तैयार होने चली जाती हैं। किचन में सुरभि हलवा बनाने में बिजी थी। तभी हर्ष सुरभि की बगल में आकर खड़ा हो जाता है। गुड मॉर्निंग भाभी। सुरभि सिर घुमाकर अपनी बगल में खड़े हर्ष की ओर देखती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, गुड मॉर्निंग। हर्ष कढ़ाई की ओर देखते हुए कहता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस हलवे से। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान जी बड़े प्रसन्न होने वाले हैं आपके हाथ का हलवा खाकर। सुरभि कुछ नहीं कहती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। हर्ष बेचारा सा फेस बनाते हुए कहता है, यह हलवा खाने के बाद भगवान जी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। तो अपने इस अविवाहित देवर के लिए उसकी मिसिस परफेक्ट को मांग लेना भाभी, प्लीज। सुरभि अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और खिलखिलाकर हंस देती है। विष्णु जिम करके कमरे की ओर जा रहा था, लेकिन सुरभि की खिलखिलाहट ने उसके कानों में मानो कोई मीठा रस घोल दिया हो। उसके कदम खुद ब खुद किचन की ओर बढ़ गए। हर्ष हैरान सा चेहरा बनाते हुए कहता है, ये क्या? आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे मैं बहुत सीरियस हूँ यार भाभी। 28 साल का हो चुका हूँ और अभी तक अपने लिए परफेक्ट वाइफ नहीं ढूंढ पाया हूँ। सुरभि हर्ष की तरफ देखकर कहती है, देवर जी, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ हम एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करके अपने साथी को परफेक्ट बना लेते हैं। इसलिए परफेक्ट की तलाश करेंगे तो सारी उम्र निकल जाएगी। तलाश करनी है तो सच्चे प्यार की करिए। अपना प्यार मिल जाए तो सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। हर्ष अपनी बहुएं चढ़ाते हुए कहता है, वाह भाभी, कितनी अच्छी बात कही आपने। अगर मेरे पल्ले पड़ गई मतलब बात में गहराई तो है। हर्ष इसी तरह सुरभि से बातें किए जा रहा था और सुरभि भी अब खुलकर हर्ष से बातें कर रही थी। उसकी झिझक हर्ष ने अपनी बातों से पूरी तरह दूर कर दी थी। हर्ष के घिसे पिटे जोक्स पर सुरभि की हंसी भी निकल जाती थी, लेकिन कोई था जो सुरभि को हर्ष के साथ हंसता हुआ देखकर बेचैन था, और वो था विष्णु, जो किचन के गेट के पास पता नहीं कब से खड़ा था। वो चाह कर भी वहां से जा नहीं पा रहा था, क्योंकि पहली बात तो सुरभि मुस्कुराते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके खिले हुए होंठ बिल्कुल गुलाब की खिली हुई नई कली के समान सुंदर लग रहे थे, जो विष्णु की नजरों को खुद से हटने नहीं दे रहे थे। ऊपर से सुरभि का हर्ष से बात करना विष्णु को परेशान भी कर रहा था। विष्णु खुद को रोक नहीं पाता है और तेज आवाज में हर्ष को बुलाता है। हर्ष। हर्ष पलटकर विष्णु की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे विष्णु, आना, ये देख भाभी भोग के लिए हलवा बना रही हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
इसमें से। मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो बस इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि भाभी इसमें से भोग के लिए हलवा अलग करके कढ़ाई सहित मुझे दे दें। विष्णु एक नज़र सुरभि को देखता है, जो विष्णु की मौजूदगी से थोड़ा सहम सी गई थी। अगले ही पल विष्णु हर्ष को घूरते हुए कहता है, स्टडी रूम में चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, काम से रिलेटेड। हर्ष मुंह बनाते हुए कहता है, यार तू भी ना, हर वक्त बस काम काम काम। तेरे काम के चक्कर में अगर मेरे नसीब से भाभी के हाथ का बना यह हलवा छूटा ना, तो इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। विष्णु राय। हर्ष गुस्सा करने की एक्टिंग करता है, लेकिन जब उसकी नज़र विष्णु के गुस्से से तमतमाए चेहरे पर पड़ती है, तो वो खुद को नॉर्मल करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब किचन में सुरभि और विष्णु के अलावा कोई और नहीं था। विष्णु एकटक सुरभि को निहार रहा था। सुरभि ने आसमानी रंग की साड़ी पहन रखी थी और अपनी साड़ी के पल्लू को पेट के पास टक कर रखा था। उसके बालों का जूड़ा बंधा हुआ था, जहाँ से दो लटें बाहर निकलकर उसके गालों को सहला रही थी। सुरभि की खूबसूरती विष्णु को अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन सुरभि बस यही प्रार्थना कर रही थी कि विष्णु उसकी तरफ ना आए। लेकिन सुरभि की कशिश विष्णु के पैरों को कब तक रोक के रखती। उसके कदम खुद ब खुद सुरभि की ओर बढ़ गए। सुरभि को जब एहसास होता है कि विष्णु उसकी ओर आ रहा है, तो वो अपने कदम पीछे खींचने लग जाती है। विष्णु सुरभि के बिल्कुल नज़दीक आ चुका था और सुरभि किचन प्लेटफार्म से चिपकी हुई डरी सहमी सी खड़ी थी। विष्णु सुरभि के दोनों तरफ किचन प्लेटफार्म पर अपने हाथ टिकाते हुए उसके चेहरे के करीब आकर कहता है, इस रिश्ते की लिमिट्स मत भूलना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ना इस घर में और ना मुझ में तुम्हारा कोई हक है, तो इस घर के लोगों से ज़्यादा दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मेरे परिवार में शामिल हो सको। सुरभि का सहमा हुआ चेहरा बहुत ही मासूम लग रहा था। विष्णु उसे सुनाना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन सुरभि की मासूमियत ने जैसे उसकी जुबान पर ताला सा लगा दिया था। उसके सब उसे खुद ही याद नहीं आ रहे थे। वो सब कुछ भूलता जा रहा था। वो कुछ पल सुरभि को देखता है और फिर खुद के ऊपर ही चिढ़ते हुए उससे दूर होकर वहां से निकल जाता है। सुरभि की तो मानो जान में जान आई हो। वो जोर जोर से सांसें लेने लग जाती है, जैसे कब से उसने अपनी सांसों को बांध कर रखा था। विष्णु के दिल में पनप रही ये जज्बात क्या आगे बढ़ पाएंगे, या इससे पहले ही विष्णु उन जज्बातों को खत्म कर देगा? जानने के लिए बने रहिए नेक्स्ट पार्ट में।